Hello students, welcome once again to my class of English. प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, लर्नर्स, आपका फिर से मेरे इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपका टीचर अरविंद सर आज मैं वॉइस का थर्ड लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि वॉइस और नरेशन में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिला दूं कि फर्स्ट वीडियो में, वॉइस के फर्स्ट वीडियो में हमने आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताई थी जिसे हम प्रायर नॉलेज के बारे में जानते हैं, जिसे हम प्रायर नॉलेज कहते हैं। मैंने ये बताया था कि वॉइस चैप्टर को अच्छे से करने और समझने के लिए 5 चीज़ों का पूर्ण नॉलेज होना ज़रूरी है। दिस 5 थिंग्स वर क्या क्या था वो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड वीडियो हमने सेकेंड लेक्चर में ये बताया कि हम किसी भी वर्ब का, प्रिंसिपल वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, कैसे पकड़ते हैं, राइट। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था और सेकेंड वीडियो में क्या पढ़ा था, हम लोग को उसको रिकैप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका रिकैपिचुलेशन करना। यदि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है या कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिर से वॉइस का वीडियो 1 और वीडियो 2 देखें, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें, ताकि फिर से वो रिफ़्रेश हो जाए। और यदि आपको रिफ़्रेश्ड है, आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है, तो हम फटाफट इस वीडियो में रिकैप करते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में क्या पढ़ा है और उसमें क्या बचा है जानने के लिए। तो देखें यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, ये हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वॉइस, और ये लेक्चर 3 है, थर्ड लेक्चर लेक्चर नंबर 3। इसमें हम आपको स्टेप नंबर 3 के बारे में बताएंगे। 2 स्टेप्स ऑलरेडी बता चुके हैं। स्टेप नंबर 3 में वॉइस वर्सेस नरेशन, ये जानना ज़रूरी है। हमने आपको ये बताया था कि कन्फ्यूज़न है कि हम नरेशन का रूल कब लगाएंगे, वॉइस का रूल कहाँ लगाएंगे, क्या वॉइस का रूल नरेशन में लग सकता है या नरेशन का वॉइस में नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्या डिफरेंस है, हम कैसे समझेंगे कि ये वॉइस है, ये नरेशन है, हमको नरेशन करना है, ये वॉइस करना है, ये हमें देखना है। ये हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। इसमें रिकैप करते हैं, रिकैप ऑफ लेक्चर्स 1 और 2। जैसे यहाँ पर L1 लिखा हुआ है, ये लेक्चर 1 है, और यहाँ L2 लिखा हुआ है, लेक्चर 2 है। यानी ये वीडियो 1 में हमने डिस्कस किया था और ये वीडियो 2 L2 यानी वीडियो 2 में हमने डिस्कस किया था। आज वीडियो 3 में हम ये डिस्कस करेंगे। तो वीडियो 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि ये 4-5 चीज़ें हैं जिनका प्रायर नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है यदि वॉइस में मास्टरी हासिल करनी है। तो व्हाट आर दीज 5 थिंग्स दैट आर इसेंशियल? नंबर 1, टेंसेस। नंबर 2, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब and subject and predicate. Number 3, voice versus narration. Number 4, kinds of sentences and their structure. इसमें हमने ये देखा और इसमें हमने ये भी सीखा कि टेंसेस का रिलेशन वर्ब से होता है, और हमने ये भी जाना कि वर्ब्स को हम बेसिकली, वैसे तो बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं वर्ब्स के बारे में, जब ऑल अबाउट वर्ब्स का लेक्चर बनाएंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में कुल मिलाकर हमने यही सीखा था कि वर्ब्स में प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, 2 तरह की वर्ब हम ले सकते हैं जो कि वॉइस से रिलेटेड हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है और एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसका मैंने लिस्ट भी बना करके आपको दिया था। तो ये वर्ब्स के बारे में हमने जाना, जिसको कि प्रिंसिपल वर्ब से हमें मतलब है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा था कि इन्फिनेटिव्स क्या होता है और इन्फिनेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में ing, ये 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हमने विशेष थोड़ी बहुत चर्चा की थी। और इसके बाद हमने ये बताया, ये हमने लेक्चर वीडियो 1 में सीखा। आइए वीडियो देखते हैं कि वीडियो 2 में हमने क्या सीखा। वीडियो 2 में हमने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिंसिपल वर्ब, यानी प्रिंसिपल वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जाना। कैसे जाना, इसका मैं शॉर्ट में यहाँ पर एक वर्ड डायग्राम मैंने बनाया है। ये PV का अर्थ है प्रिंसिपल वर्ब, यानी मेन वर्ब, जो एक्शन वर्ड कहे जाते हैं। यदि हमने एक्शन वर्ड पहचान लिया है तो हमने बताया था कि आउट ऑफ सो मेनी क्वेश्चन वर्ड्स, हु, व्हाट और हुम, ये 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है हु, हुम एंड व्हाट। ये 3 क्वेश्चन से हमको मतलब है, बाकी सबको हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। और तो हमने क्वेश्चन पूछा था प्रिंसिपल वर्ब से हु, यानी
ये कार्य जो एक्शन है ये किसने किया, हु डिड दिस, इसका जो आंसर आता है वो होता है इस प्रिंसिपल वर्ब का सब्जेक्ट, राइट। फिर प्रिंसिपल वर्ब से क्वेश्चन पूछा, होम, ये काम किसके लिए किया, तो द एक्शन किसके लिए किया, द आंसर विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल वर्ब, उसका जो आंसर आता है वो प्रिंसिपल वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन किया कि प्रिंसिपल वर्ब से पूछा कि क्या काम किया, व्हाट वाज डन, राइट। सो उसका जो आंसर आया उसको भी हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। यानी कुल मिलाकर नटसेल में हमने ये सीखा था कि प्रिंसिपल वर्ब से यदि क्वेश्चन करें हूँ तो उसका आंसर जो आता है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, और प्रिंसिपल वर्ब से क्वेश्चन यदि करता हूँ और व्हाट, उसका जो आंसर आता है वो उस प्रिंसिपल वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। इसमें एक बात ध्यान देने की और है, कभी कभी प्रिंसिपल वर्ब से हु क्वेश्चन पूछने पर आंसर नहीं आता सब्जेक्ट के रूप में, बल्कि व्हाट क्वेश्चन पूछने पर आंसर आ जाता है। तो इस डिस्टिंक्शन को ध्यान में रखिएगा। डिस्टिंक्शन क्या है कि ये सब्जेक्ट यदि ह्यूमन बींग्स यदि सब्जेक्ट कोई ह्यूमन बींग है तो हु से आंसर मिलेगा, लेकिन सब्जेक्ट यदि नॉन ह्यूमन्स यानी ह्यूमन नहीं है, इनएनिमेट है, क्या है, इनएनिमेट यानी निर्जीव वस्तु है, तो इसके लिए हमें हु क्वेश्चन पूछने से नहीं आंसर आएगा। क्योंकि यदि हम क्वेश्चन पूछते हैं दिस लेटर इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन, राइट, या दिस लेटर इज़ वेरी ब्यूटीफुली रिटन, इज़ रिटन, व्हाट इज़ रिटन, दिस लेटर, हु इज़ रिटन, हम दिस लेटर को हु यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हु का प्रयोग हम सिर्फ एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए एंड स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, यदि हु का आंसर नहीं मिलता तो व्हाट पूछ करके भी सब्जेक्ट निकाला जा सकता है। व्हाट और हु का बेसिकली मतलब ये है कि जो एक्शन वर्ड है, जो काम हो रहा है, वो काम किसने किया, कौन कर रहा है वो, राइट, वही सब्जेक्ट होता है। सो बेसिकली हमने ये चीज़ें हमने सीखी थी, राइट। अब मुझे उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट दैट यू हैव understood and you have recollected in your mind what we have learned in video number 1 and video number 2. अब हम वीडियो 3 में सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉइस एंड नरेशन। यस, तो चले देखें क्या डिफरेंस है वॉइस और नरेशन में। इसके लिए हम यहाँ पर बोर्ड पर आप देखेंगे तो 2 सेंटेंस लिखे हमने। सेंटेंस नंबर 1, पहला है शैल रोट अ लेटर, और यहाँ पर सेकंड है द टीचर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, शैल रोट अ लेटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। फिर से मैं देखता हूँ, फिर से बताते हैं आपको। शैल रोट अ लेटर, द टीचर सेड टू मी, कोट, शैल रोट अ लेटर, अनकोट, राइट। अब आप इसको देख के तो समझ रहे होंगे कि ये तो वॉइस है और ये नरेशन है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, कैसे पता करें कि ये वॉइस है नरेशन है, राइट। तो चलिए ये देखते हैं। हमने आपको बताया था कि वो सारे क्वेश्चंस में हु, व्हाट और हुम, ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इन 3 क्वेश्चन पर वॉइस नरेशन डिपेंड कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन पूछते हैं। शैल रोट अ लेटर से क्वेश्चन पूछते हैं, हु सेड, किसने कहा, राइट। शैल रोट अ लेटर ये स्टेटमेंट है, ये किसी ने कहा, तो किसने कहा, ओके। हुम सेड, किससे कहा, एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सेड, क्या कहा। यस, ये हु शैल रोट अ लेटर, ये किसी ने तो कहा होगा और किसी से कहा होगा, बट हु इज दैट पर्सन जिसने ये कहा, ये स्टेटमेंट दिया शैल रोट अ लेटर, या किसने, जिस व्यक्ति ने भी इस स्टेटमेंट को कहा, ही सेड टू हुम, ये उसने किसने कहा, किससे कहा, एंड देन जो भी कहा वो क्या कहा। सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर। क्या हमें इसका आंसर मिल रहा है?
कैन वी गेट द आंसर ऑफ हु सेड दिस? ये तो कोई भी कहा होगा, हो सकता है मैंने कहा हो सकता है आपने कहा हो, कोई भी कह सकता है। तो क्या ये नोन है? क्या हम जानते हैं किसने कहा? नो, वी कैन नॉट गेस एग्जैक्टली हु गेव दिस स्टेटमेंट। हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि ये वाक्य किसने कहा। तो इसका हम आंसर नो क्लू, इसका कोई क्लू नहीं मिलेगा, नो आंसर। हु सेड दिस स्टेटमेंट? नो क्लू, कोई क्लू नहीं है। हुम सेड, किससे कहा? वी डोंट नो, किससे कहा भाई? किसी ने कहा होगा तो किसी से तो कहा होगा, या हो सकता है मैं ही कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं यहां लिख करके। दैट इज ऑल्सो नो एग्जैक्ट क्लू। इसमें भी हम देखते हैं कि कोई एग्जैक्ट क्लू नहीं है कि किसने कहा। फाइनली व्हाट सेड? यस, ये तो पता है कि किसने कहा, ये पता नहीं, किससे कहा ये पता नहीं, लेकिन क्या कहा ये पता है, राइट? हुएवर सेड दिस, यहाँ जो लिखा हुआ है वो किसी ने कहा भी कि नहीं कहा, किससे कहा, लेकिन जो कुछ भी है ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ लिखा हुआ है और यही कहा, शैल रोट अ लेटर। दिस इज व्हाट इज द स्टेटमेंट दैट वाज सेड बाय एनीबडी टू एनीबडी। यही वो स्टेटमेंट है जो किसी ने किसी से कहा होगा। तो व्हाट सेड? यस, इसका आंसर वी गेट द आंसर, यस एग्जैक्ट आंसर इज अवेलेबल। यस, एग्जैक्ट आंसर इज अवेलेबल। इसका एग्जैक्ट आंसर ये स्टेटमेंट ही है, राइट? अभी आइए इसमें देखते हैं। द टीचर सेड टू मी शैल रोट अ लेटर। अब इसमें भी मैं 3 क्वेश्चन करता हूं। हु सेड, किसने कहा? हुम सेड, किससे कहा? एंड व्हाट सेड, क्या कहा? हु सेड, हुम सेड एंड व्हाट सेड। चलिए इसका आंसर खोजते हैं। किसने कहा भाई? यस, बहुत अच्छे, आप अच्छे से बता सकते हैं कि टीचर ने कहा। द आंसर इज द टीचर। यस, सो आंसर अवेलेबल, आंसर अवेलेबल। इस पूरे स्टेटमेंट में ही आंसर अवेलेबल है। हुम सेड, किससे कहा? टू मी, टू मी, मुझसे कहा। यस, तो इसका भी आंसर अवेलेबल है, आंसर अवेलेबल। एंड व्हाट सेड, क्या कहा? इसका भी आंसर अवेलेबल है, शैल रोट अ लेटर, यही कहा। एंड हियर ऑल्सो आंसर इज अवेलेबल, आंसर अवेलेबल, आंसर इज अवेलेबल, राइट? सो यू सी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो फर्स्ट 1.1 में जो लिखा हुआ है और 0.2 में जो लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है कि 1 वाले में हमें देखना है कि हु और हुम का आंसर बिल्कुल नहीं मिलता, यानी ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये किसने कहा और किससे कहा ये पता नहीं चलता, सिर्फ क्या कहा या क्या लिखा ये पता चलता है। इसे ही हम वॉइस बोलते हैं, यही वॉइस है, ये वॉइस है। एंड इसमें आप आते हैं जिसमें पॉइंट नंबर 2 में स्टेटमेंट्स 2 हैं और इनको देखने से पता चलता है कि किसने कहा, आंसर अवेलेबल, किससे कहा, आंसर मे बी अवेलेबल, मे नॉट बी अवेलेबल। यदि टू मी ना होता, सिर्फ टू से, यदि ही सेड होता तो भी चल जाता। एंड व्हाट सेड, क्या कहा, आंसर अवेलेबल, आंसर मिल रहा है। इन दोनों केस में क्या कहा ये तो मिल रहा है, लेकिन इस केस में किससे कहा, किसने कहा, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। और इस केस में किसने कहा, किससे कहा, इसका आंसर अवेलेबल है। यही होता है नरेशन। क्या होता है ये? इसी को बोलते हैं नरेशन। दिस इज नरेशन। स्ट्रक्चरली स्पीकिंग यदि देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि इस नरेशन के 2 पार्ट दिख रहे हैं अभी सामने। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, राइट? लेकिन कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि यदि इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हो तो इन्वर्टेड कॉमा गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम नहीं पता लगा सकते कि एक्टिव है या पैसिव। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, इसलिए हम पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं जाते हैं,
हम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, किसने कहा भाई इसका आंसर है कि नहीं इसमें? यस, टीचर ने कहा। किससे कहा? यस, आंसर है। और क्या कहा? तीनों का आंसर मिल रहा है। ये नरेशन है, राइट। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में लिखा हो। और वॉइस कैसे है? किसने कहा, किससे कहा, पता नहीं, लेकिन क्या कहा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट इज़ अ वॉइस। ओके, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि हु और हुम का आंसर वॉइस में नहीं मिलता, व्हाट का आंसर वॉइस में मिल जाता है। और नरेशन में किसने कहा, किससे कहा, हु सेड, हुम सेड का आंसर भी मिलता है, और व्हाट सेड ये तो रहता ही रहता है, राइट। ये डिफरेंस आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। ये 3 प्रश्न हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी है कि हम जरा अपने आप को टेस्ट कर लें कि हम एक तरफ से बोले जा रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया है, हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ज़रा खुद को टेस्ट कर लें कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ये टेस्ट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट डिज़ाइन किया है। ये बोर्ड पर देखिए, आप समझ में आएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रैक्टिस टेबल। यानी हमने अभी आज जो इस वीडियो में पढ़ाया है, ये पता लगाना कि जो दिए हुए स्टेटमेंट्स हैं वो वॉइस में है कि नरेशन में है, राइट। हमने कुछ टेस्ट बताए, कुछ तरीके बताए, उन तरीक़ों को यूज़ करके हमें ये पता लगाया कि कोई स्टेटमेंट वॉइस में है या नरेशन में है। तो हम जरा टेस्ट करें खुद से। उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक प्रैक्टिस टेबल बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस टेबल में कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 कॉलम्स बने हुए हैं, राइट। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है और ये फिफ्थ कॉलम है। और कितने रोज़ बने हुए हैं? ये 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो, यानी 1 2 3 4 5th रो। यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो। अब कॉलम्स का नाम क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ है सेंटेंस नंबर। क्या है? सेंटेंस नंबर। सेंटेंस नंबर। सेकंड कॉलम में व्हाट सेड, क्या कहा, टू हुम सेड, सेंटेंस कॉलम नंबर 3 किससे कहा, व्हाट, हु सेड किसने कहा। इनके आधार पर डिसाइड करना कि ये सेंटेंस नंबर जो है ये वॉइस में है या नरेशन में है। यदि वॉइस में होगा तो वॉइस लिखेंगे और यदि नरेशन में होगा तो नरेशन लिखेंगे, राइट। इसके लिए सेंटेंस कहाँ है? यहाँ पर प्रैक्टिस सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं, आप देखिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और एक एक सेंटेंस चूज़ करना है। जैसे ये सेंटेंस 1 लिखा हुआ है तो हम सेंटेंस 1 यहाँ पढ़ेंगे। द टीचर टोल्ड दैट शैल हैड रिटन अ लेटर, राइट। द टीचर टोल्ड दैट शैल हैड रिटन अ लेटर, राइट। अब ये सेंटेंस 1 के में इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी रोज़ में भरना है हमको। अब जैसे पूछा जाए व्हाट सेड, क्या कहा, क्या कहा भाई, क्या कहा, किससे कहा और कौन कहा। यदि तीनों का आंसर मिलता है तो आप भरिए इसमें, और भरने के बाद यदि तीनों का आंसर या इसमें से पहले और तीसरे का आंसर मिल जाए, पहले दूसरे और तीसरे का आंसर मिल जाए, या पहले दूसरे तीसरे तीनों का आंसर मिल जाए, तब तो वो नरेशन में चला जाएगा। तो यहाँ नरेशन लिख देंगे। लेकिन यदि इसमें सिर्फ व्हाट सेड मिलता है और इन दोनों में से किसी का आंसर या दोनों का आंसर नहीं मिलता है, इन दोनों में से किसी का आंसर नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पर ये वॉइस हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह से हमें यहाँ सेंटेंस नंबर 2 देखना है। अ लेटर वॉज रिटन बाई शैल, राइट। देन नंबर 3 स्टेटमेंट है, माई मदर प्रेड टू गॉड दैट he might bless me, right. And finally statement 4 है, hurrah, hurray or hurrah, whatever we pronounce, we have won the match, right. ये चारों सेंटेंस में सेंटेंस 1 का डिटेल्स यहाँ भरेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ। ये थोड़ा चौड़ा रखिएगा क्योंकि क्या कहा वो स्टेटमेंट है, वो लंबा होगा। इसका आंसर एक या 2 वर्ड में मिलेगा, इसका आंसर एक ही होगा, या तो वॉइस होगा या तो नरेशन होगा। दूसरे सेंटेंस का आंसर सेंटेंस 2 लिखा है, तो 2 का सारा आंसर हु व्हाट सेड, क्या कहा, 2 में क्या कहा यहाँ लिखेंगे, 2 में सेंटेंस नंबर 2 में किससे कहा यहाँ लिखेंगे, सेंटेंस नंबर 2 में किसने कहा यहाँ लिखेंगे, सेंटेंस नंबर 2 में का
पता करेंगे वॉइस या नरेशन है। यदि इसके आधार पर पता चला कि वो वॉइस है तो वॉइस लिखेंगे, और यदि नरेशन होगा तो नरेशन लिखेंगे। ऐसे ही सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4 का करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर इस टेबल को भर करके आप चाहें तो हमें आप मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैसेज बॉक्स में आप सेंटेंस 1 आप ये लिख सकते हैं वॉइस है, सेंटेंस 1 टू नरेशन है ना। जैसे आपने लिखा सेंटेंस 1 हु का आंसर लिख दिया आपने, फिर व्हाट का आंसर लिख दिया, फिर हुम का आंसर लिख दिया, फिर लिख दिया ये नरेशन है। सेंटेंस 2 इस तरह से आप इस टेबल को बनाएं और इसका प्रैक्टिस करें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं इसको रिप्लाई कर सकूं, ताकि मैं खुद समझ सकूं कि मैंने जो आपको समझाया वो समझ में आ भी रहा है कि मैं खुद से एक हवाई फायर कर रहा हूं, राइट। ये ज़रूरी है क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही मेरा सोल एंड ओनली एम है, केवल एक ही एम है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस करें अभी, तब से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टेबल से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी इस प्रैक्टिस टेबल से और प्रैक्टिस सेंटेंसेस से वॉइस को पहचानना सीख गए होंगे। यदि कोई स्टेटमेंट दिया हो तो आप ये बता सकेंगे कि ये वॉइस है, ये नरेशन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा कन्फ्यूज़न मैंने जैसा कि पहले वीडियो में बताया था ये स्टूडेंट्स करते हैं कि वॉइस को नरेशन समझ लेते हैं, नरेशन को वॉइस को समझ करके इधर का रूल उधर, उधर का रूल इधर लगा देते हैं, और वो सही होने के वो जैसा सोचते हैं कि मैंने सही किया था और गलत होकर के 0 नंबर मिलता है। तो वो टीचर से डिस्कशन करते हैं, सर हमने तो यही पढ़ा था, आपने तो यही पढ़ाया था। कि डिफरेंसेस आपको समझना ज़रूरी है। अब वॉइस समझ लिए तो ज़रा कुछ एक आपको तो इतना पता ही है कि वॉइस भी 2 प्रकार का होता है, एक एक्टिव और पैसिव। तो वही क्वेश्चन उठता है कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। यदि हमें वॉइस पता है तो हम कैसे समझेंगे कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, क्या डिफरेंस होता है एक्टिव पैसिव में, ये डिफरेंस क्यों किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है इसकी, राइट। तो हम अभी इसको समझने के लिए यहाँ पर बोर्ड पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2, और हर सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, ए और बी। सेंटेंस 2 में भी 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस नंबर 1 देखते हैं। ए, शैल रोट और लेटर। ध्यान से देखिए, शैल रोट और लेटर। अब इसी का बी पार्ट देखिए, अ लेटर वॉज रिटन बाय शैल। अ लेटर वॉज रिटन बाय शैल। अब तो आप फटाक से बोलेंगे सर 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 ये एक्टिव है, ये पैसिव है ना। अब तो ये बोलेंगे ही, हाँ क्यों पैसिव है, कि क्यों सर इसमें बाई लिखा हुआ है ना इसलिए पैसिव है। क्यों बाई लिखा है तो पैसिव क्यों है, बाई लिखा है तो एक्टिव क्यों नहीं है। कभी सोचा आपने कि सर बाई लिखा तो पैसिव है, क्यों है पैसिव, बाई लिखा है तो एक्टिव क्यों नहीं है। हम इसको एक्टिव क्यों नहीं बोलते, इसको पैसिव क्यों नहीं बोलते, उल्टा क्यों बोलते हैं, यह समझना जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। लेट अस सिंग अ सॉन्ग, राइट। 2 का ए है, लेट अस सिंग अ सॉन्ग। इसी का बी पार्ट देखिए, लेट अ सॉन्ग बी संग बाय अस। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय अस, राइट। अब जरा सेंटेंस 1 की ये दोनों पार्ट को एनालाइज करते हैं। हम किसी सेंटेंस को, किसी स्टेटमेंट को एक्टिव वॉइस में क्यों कहेंगे और किसी को पैसिव वॉइस में क्यों कहेंगे, इसको जानने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। क्या सेंटेंस नंबर 1 ए और सेंटेंस नंबर 1 बी के मीनिंग में कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई डिफरेंस है। शैल रोट अ लेटर, शैल ने एक पत्र लिखा। अ लेटर वॉज रिटन बाई शैल, एक पत्र शैल के द्वारा लिखा गया। क्या दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस है? डेफिनेटली नॉट, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस नहीं है, राइट। तो क्या डिफरेंस है? यस, दोनों को कहने का ढंग अलग है। ये ढंग क्या होता है भाई, बोलने का ढंग अलग है, तो ये ढंग क्या होता है, ढंग को कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं।
यह आपको पता है शैल रोट अ लेटर, इसमें वर्ब है रोट और इसका सब्जेक्ट है शैल, और वर्ब रोट है प्रिंसिपल वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट है अ लेटर, राइट, वेरी फाइन। तो यहाँ वर्ब यानी ये एक्शन वर्ड है, ये एक्शन वर्ड है, राइट। तो ये एक्शन वर्ड कौन कर रहा है? हु इज डूइंग, राइट, शैल कर रहा है। हु इज डूइंग, ये शैल कर रही है, राइट। लिखने का काम कौन कर रहा है? किसने लिखा? शैल कर रही है। यानी ये जो एक्शन वर्ड है, इसको करने वाला, इसका जो डूअर है वो यहां पर शैल है। और ये कौन सा काम कर रहा है? लिख रहा है। तो क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है? अ लेटर, ये लिख रहा है अ लेटर, इसलिए ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अब जरा सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अ लेटर वॉज रिटन बाई शैल, राइट। इसमें एक्शन वर्ड क्या है? वॉज रिटन, ये एक्शन वर्ड है, राइट। अब इनसे पूछे कि हु वॉज रिटन, आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हु तो किसी पर्सन के लिए आता है। व्हाट वॉज रिटन, तो अ लेटर, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है अ लेटर, राइट। एंड लेटर रिटन बाय हुम, किसके द्वारा लिखा गया? हुम, बाय हुम, इसका आंसर आ गया शैल। नाउ यू सी द डिफरेंस, डिफरेंस देखिए, यहां एक्शन है राइटिंग, राइट, और इसको लिखने वाला है सब्जेक्ट, राइट। यहां भी एक्शन है राइटिंग, राइट, लेकिन इसका लिखने वाला कौन है? इसका डूअर कौन है? ये जो काम हो रहा है, लिखने का काम हो रहा था, इसको कर कौन रहा था? क्या लेटर कर रहा था या कि शैल कर रही थी, राइट। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखने का काम हुआ था और इस लिखने का काम किसने किया था? शैल ने। तो यहां ये सब्जेक्ट है, इस एक्शन वर्ड का ये सब्जेक्ट बना है। यहां पर भी लिखने का ही काम हुआ था, लेकिन ये लिखने का काम किया किसने था? क्या लेटर ने लिखने का काम किया था? एक लेटर ने खुद लिखा पत्र? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस लिखने का काम, इस एक्शन वर्ड का काम शैल ही ने किया। यहाँ भी इस रिटन राइटिंग का काम, लिखने का काम शैल नहीं किया, यहाँ भी राइटिंग का काम शैल नहीं किया। लेकिन इस सेंटेंस में जिसने लिखने का काम किया वो इस एक्शन वर्ड का सब्जेक्ट है, राइट। और यहाँ पर जो वॉज रिटन, जो लिखने का काम हुआ था, यहाँ पर इसका शैल सब्जेक्ट नहीं है, इसका ये ऑब्जेक्ट है। ये डिफरेंस देखिए ध्यान से। लिखने का काम जिसने किया यहाँ सब्जेक्ट है, और यहाँ जिसने लिखने का काम किया यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों में शैल जो सब्जेक्ट है, इस काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस नंबर ए में, 1A में, शैल द पर्सन हु राइट्स, हु डज द वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क इटसेल्फ। यानी इस सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड है उसको करने वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर शैल यानी इस एक्शन वर्ड को करने वाले पर ज़्यादा इम्फेसिस दी गई है, ज़्यादा जोर दिया गया है। ये शैल रोट ए लेटर किसी दूसरे ने नहीं लिखा, राइट। यहाँ पर इस सेंटेंस में वॉज रिटन बाई शैल, शैल ने लिखा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि शैल ने लिखा, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि क्या लिखा, इसलिए ये इसका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ सब्जेक्ट ये हुआ अ लेटर, यहाँ ऑब्जेक्ट लेटर। यानी इस केस में ये जो अ लेटर है ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, और इस केस में ये जो लेटर है ये ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। कहने का ढंग सेम है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस है वो बदल गया, और प्लेस बदलने का रीज़न क्या है? मेन वर्ब को करने वाला जो व्यक्ति है
यदि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़्यादा एम्फेसिस देना है, तो हम इसको सब्जेक्ट इस मेन वर्ब का बनाएंगे और यही होगा एक्टिव वॉइस। इसी को हम बोलेंगे एक्टिव। एक्टिव वॉइस क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें डूअर ऑफ द वर्ब यानी इस काम को करने वाला एक्टिव है, वो शैल है। यहाँ पर ये करने वाला वो एक्टिव नहीं रहा, वो पैसिव हो गया। ज़्यादा एक्टिव क्या हुआ? जो काम हुआ, इसलिए उसको सब्जेक्ट बना दिया, राइट? इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। समझ गए? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यह समझ में आएगा, धीरे धीरे और समझ में आएगा। बेसिकली बात यह है आपको समझना कि डूअर ऑफ द वर्ब, ये जो मेन वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है रोट, ये कौन कर रहा है? यदि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको यदि सब्जेक्ट बनाया जाए तो ये एक्टिव हुआ, यानी द सब्जेक्ट इज एक्टिव हियर, द सब्जेक्ट इज मोर एक्टिव हियर दैन द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस हुआ। क्यों ये एक्टिव है? क्योंकि एक्चुअल वर्क करने वाला ये सब्जेक्ट ही, डूअर ऑफ दिस वर्ब इज सब्जेक्ट। सेकेंडली, इस केस में इस वर्ब को करने वाला एक्टिव नहीं है, वो उससे ज़्यादा एक्टिव है। क्या काम हुआ? यदि वो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, राइट? सो वाज राइटन का जो सब्जेक्ट है वो अ लेटर, यहाँ पर ये पैसिव में हो गया। यहाँ इसका जो सब्जेक्ट है वो पैसिव हो गया इसमें जाकर, यानी जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो पैसिव में चला गया। जो काम हुआ वो एक्टिव में आया, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। करने वाला यदि पैसिव हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो पैसिव हो गया। और यदि काम को करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट है, तो वो एक्टिव हो गया। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, बिकॉज डूअर ऑफ द वर्क इज एक्टिव इन एक्टिव वॉइस because it is subject, and doer of the verb is not active because more important is the work that is done and that becomes the subject, और उसे सब्जेक्ट बनाया गया। ये डिफरेंस लेना। यहाँ पर आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2। लेट अस सिंग अ सॉन्ग। इसमें वर्ब क्या है? सिंग। हु सिंग? यहाँ पर अस। यस, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर वी लिखना चाहिए, अस क्यों नहीं? तो ये हम समझेंगे, ये हम समझेंगे जब प्रोनाउन चेंजेस समझेंगे तब। फिलहाल आप ध्यान लीजिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। सिंग मतलब गाया जाए। कौन गा रहा है? हम लोग गाएंगे। ये एक्टिव है ना, गाने वाला एक्टिव है, सब्जेक्ट है, सो ये एक्टिव में आ गया। दिस इज एक्टिव वॉइस। एंड ये जो है बी संग, व्हाट बी संग, कौन गाएगा? हम लोग गाएंगे। लेकिन क्या गाएंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है दैट हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई इट इज़ पैसिव वॉइस। इसलिए ये पैसिव में है और ये एक्टिव है, और ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी, राइट? तो इस तरह से हमने ये भी क्या सीखा कि डूअर जो एक्शन होता है, एक्शन वर्ड को करने वाला यदि मोर इम्पॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट हो जाता है, तो सब्जेक्ट एक्टिव मोड कहलाता है और वो वॉइस एक्टिव वॉइस हो जाता है। लेकिन डूअर ऑफ द वर्क वो मोर इम्पॉर्टेंट ना हो करके जो काम हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या जिसके लिए हुआ वो इंपॉर्टेंट होता है, वो सब्जेक्ट बनता है, तो वो पैसिव मोड में चला जाता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक, तो हमने अभी अभी क्या सीखा? हमने अभी भी सीखा कि वॉइस एक्टिव कब होता है और वॉइस पैसिव कब होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो अब जब सीख लिया तो अब बारी है हमें खुद को टेस्ट करने की, राइट? तो टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज बनाए हैं। इस एक्सरसाइज को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, नहीं तो समझ रहे हैं ना? चलिए आइए। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले हमने एक शॉर्ट में एक वर्ड डायग्राम बना दिया है एक टेस्ट के रूप में। ये कैसे पहचानेंगे? वॉइस एक्टिव में हो सकता है, वॉइस पैसिव में हो सकता है। एक्टिव में पहचानने के लिए डूअर ऑफ एक्शन, जो काम को करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, यानी इस वर्ब का वो सब्जेक्ट होता है, तब वो एक्टिव में होता है। और वॉइस पैसिव में कब होता है? जब डूअर ऑफ एक्शन यानी काम का करने वाला ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है, यानी इस काम को करने वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो वो पैसिव में चला जाता है, तो हम उस वॉइस को पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो हमें पता करना है कि कोई भी स्टेटमेंट
एक्टिव है या पैसिव है, तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्ब का पता करेंगे और पता करेंगे कि इस काम को कर कौन रहा है। यदि वो सब्जेक्ट है उसका तो वो एक्टिव वॉइस में जाएगा, और यदि वो ऑब्जेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस में जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और इसमें क्या क्वेश्चन है, फाइंड विच सेंटेंस इज एक्टिव एंड विच पैसिव। यानी नीचे लिखे सेंटेंसेस में 4 सेंटेंस है, कौन सा एक्टिव है और कौन सा पैसिव है, उसका रीज़न आप लोग खुद से करिएगा। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन बाय द कमिटी। सेंटेंस नंबर 2, अ ट्रक रैन ओवर अ डॉग। सेंटेंस नंबर 3, द हंटर सॉ द लॉयन। नंबर 4, milk should be boiled before it is used by you, right? तो ये 4 सेंटेंसेस हैं। आप आंसर कैसे लिखेंगे, सेंटेंस 1 यदि आपको लगता है पैसिव में है तो लिखिए पैसिव सेंटेंस, यदि लगता है एक्टिव में है तो एक्टिव सेंटेंस, सेंटेंस 2 ऐसे करके आप लिखेंगे। सेंटेंस भी लिख दें तो बहुत अच्छा रहेगा। वेट, ठीक है, अभी आपको घबराना नहीं है, ये एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो करने के बाद हमें देखना है कि हमने सीखा क्या इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फाइनली हमने इस वीडियो में क्या सीखा और अभी तक क्या सीखा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को क्लोज करने के पहले, जैसा कि हम पिछले वीडियो में करते चले आए हैं, हम ये देखने का प्रयास करेंगे फाइनली कि आज हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। राइट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना पढ़ने के बाद यदि ये ना समझ सके कि हमने सीखा क्या, तो फिर कोई लाभ नहीं हुआ। हमें ये पता करना है कि हम वॉइस चेंज या वॉइस के बारे में जितना कुछ जानना है उसमें किस पायदान पर हैं, किस स्टेप पर पहुँचे हैं और कौन कौन सा स्टेप मुझे पता चल गया है, इसका हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी को हम लर्निंग आउटकम के नाम से जानते हैं। तो आज का लर्निंग आउटकम क्या है, ये हमने आज क्या किया ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठे। चलिए आइए देखते हैं। हमने सबसे पहले शुरुआत की रीकैप से, और रीकैप में आपको बताया कि वीडियो 1 में प्रायर नॉलेज के बारे में बात की गई थी, उसका लिस्ट बताया गया था कि कौन कौन सी चीज़ का प्रायर नॉलेज, 4-5 चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरी है। इसमें हमने ये भी बताया था कि वर्ब क्या होता है, टेंसेस क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के वर्ब होते हैं वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमने ये भी बताया था उसमें हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। हम किस प्रकार से पता लगाएं कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है। राइट, इसके बाद ये हमने वीडियो नंबर 2 में सीखा था, वीडियो 1 में ये सीखा था, इसका हम लोगों ने आज रिकैपिचुलेशन किया शॉर्ट में। आज डिटेल्स में हमने क्या पढ़ा, डिटेल्स में हमने पढ़ा कि वॉइस और नरेशन में क्या डिफरेंस है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ वो वॉइस में है या कि नरेशन है। वो उसको पहचानने के लिए हमने टेस्ट दिया कि हु, हुम और व्हाट, ये इसमें हु सेड, हुम सेड और व्हाट सेड का क्लू दिया, और उससे हमने बताया कि इसके आंसर के आधार पर हम जज कर सकेंगे कि विच सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस एंड विच सेंटेंस इज इन वॉइस एंड विच सेंटेंस इज इन नरेशन। राइट, एंड फाइनली हमने ये सीखा कि जब हमें वॉइस पकड़ना आ गया कि ये स्टेटमेंट एक वॉइस है, तो हम उसमें देखें कि हाउ टू डिफरेंशिएट एक्टिव वॉइस फ्रॉम पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में हम कैसे डिफरेंशिएट करें। उसके लिए अभी हमने वर्ड डायग्राम बनाया था। उसके लिए मेन कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि हमने सीखा कि हम पहले एक्शन वर्ड पकड़ेंगे और एक्शन वर्ड का करने वाला यदि सब्जेक्ट है वो एक्टिव है तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, और एक्शन वर्ड का करने वाला जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है और वो पैसिव में चला गया तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज किया, इन दोनों एक्सरसाइज के बेस पर हम अपने आप को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब अगले वीडियो जो हम आपको लेकर के आएंगे उसमें हम रूल्स पढ़ेंगे, यानी कि हम एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। तो उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे स्टेप्स हैं। अभी तक के नॉलेज बहुत ही ज़रूरी था, बिना इसके प्रायर नॉलेज के हम रूल्स पढ़ा भी देते तो कन्फ्यूज़न वैसे का वैसे ही बना रहता, जैसा कि प्राय स्टूडेंट में 11 क्लास के स्टूडेंट में मैंने देखा है। तो इसको इस रूल के पढ़ने के पहले मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये सारी चीज़ें बनाई जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। इसलिए अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।